चलो अभी तक अपन ने इस एएस में क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। एएस का नाम था एएस फॉर कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये नाम था इस एएस का। इस एएस में हमने बात की थी कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, जहां पे दूसरा एक्ट या दूसरा एएस एप्लीकेबल है उसमें ये एप्लीकेबल होगा। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज पे नहीं होता बिकॉज इंश्योरेंस एक्ट होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट पे नहीं होता बिकॉज उसके ऊपर एएस 15 है, लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर एएस 19 है। तो इस तरह से इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है ये। आफ्टर दैट हम बोल सकते हैं ये इसमें होता क्या है, तो ये बोलता है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो किस तरह से अप्रूव होता है, पहले उसका प्रोसेस समझ लो। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं तुम्हारे, जो जिससे अपन बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, वो रेडी होते हैं। उसके बाद उसका बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होगा वो सब बनेंगे। उसके बाद क्या होता है, मैनेजमेंट के पास जाते हैं, मैनेजमेंट लोग उसको साइन करते हैं, ऑडिटर होता है, ऑडिटर उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है, फिर वो उसके ऊपर साइन करता है। क्या बोला, समझ में आया? तो ये जो प्रोसेस है इस तरह से काम होता है अपना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के तो बाद में होते हैं बट अप्रूवल से पहले होता है। किससे पहले होते हैं? अप्रूवल से। जो बैलेंस शीट डेट के बाद में होंगे बट बिफोर अप्रूवल होंगे, हम उन इवेंट की बात करने वाले हैं। अब इसमें जो इवेंट होते हैं बाद वाले, वो दो तरह के होते हैं, एडजस्टिंग और एडजस्टिंग मतलब कौन से? ऐसे इवेंट जिनकी कंडीशन सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, उसे अपन क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग। और ऐसे इवेंट जिसकी कंडीशन या सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे, उसे क्या बोलते हैं अपन? नॉन एडजस्ट। एक तो ये हो गया। नंबर 2, दूसरा कि अगर वो चीज एस्टिमेट बेस पे थी, किस पे थी? तो एस्टिमेट बेस पे आपने लिखा हुआ है तो पहले भी वो सही तो था नहीं, अब पता चल गया तो आप उसको सही कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2 ये हो गया। अब इस रूल का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जहां पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब वो होगा नॉन एडजस्टिंग, फिर भी क्या बन जाएगा? एडजस्टिंग। अब इसमें दो चीज है, पहला जहां पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता है, मतलब गवर्नमेंट का कुछ रूल है, लॉ है। जैसे लॉ बोलता है कि प्रपोज डिविडेंड जो होता है उसको आपको नोट्स टू अकाउंट में दिखाना चाहिए, बराबर है। एंट्री पास करने को नहीं बोला, नोट्स टू अकाउंट में दिखाने की बात कर रहा है। पर अपन इस एएस में पढ़ते हैं कि जो इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद में होते हैं और बैलेंस शीट डेट पे उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन होती ही नहीं है, उसको नॉन एडजस्टिंग बोलते हैं। उसको सिर्फ कहाँ पे दिखाते हैं? अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखाते हैं। उसको बैलेंस शीट में, पीएनएल में, नोट्स में दिखाते हैं। तो एक तरफ तो आप बात करोगे नॉन एडजस्टिंग हो गया तो आप इसको नहीं दिखाओगे, और लॉ बोल रहा है नहीं आपको दिखाना पड़ेगा नोट्स में, तो अब यहाँ पे लॉ जीतेगा। तो वो चीज आपको दिखानी पड़ेगी, और कहाँ पे दिखाएंगे अपन? नोट्स टू अकाउंट में। लॉ जीत गया। नंबर 2, फ्रॉड वाला केस। अब अगर आपका फ्रॉड हुआ है मार्च से पहले, ईयर एंड से पहले, और फ्रॉड डिटेक्ट भी मार्च से पहले हो गया तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में आएगा, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। पर मैं बोल रहा हूँ अगर फ्रॉड हुआ है मार्च से पहले और डिटेक्ट हुआ है मार्च के बाद बट बिफोर अप्रूवल, तो सीधी बात में मार्च को हमको पता ही नहीं था फ्रॉड हुआ, वरना तो हम एंट्री पास कर लेते। तो क्या मार्च को हमको मालूम था कि फ्रॉड हुआ है? नहीं। तो कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है बैलेंस शीट डेट पे भैया। कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करती नहीं कि फ्रॉड हुआ था बैलेंस शीट डेट पे, हमको मालूम ही नहीं था, तो उसके साथ नॉन एडजस्टिंग होना चाहिए था। पर लॉ में लिखा कि जो फ्रॉड वाला केस है, यू हैव टू रिपोर्ट। आप ऑडिट पढ़ोगे तो उसमें आएगा कारो रिपोर्टिंग। उसमें क्या होता है? उसमें यू हैव टू रिपोर्ट दैट थिंग, ये कोई फ्रॉड हुआ है तो वो पॉइंट होता है, उसमें रिपोर्ट करना पड़ता है। तो जब आपको पता चल गया अप्रूवल से पहले कि ऐसा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉड का वो एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा आपको। यस, अरे क्या बोला, समझ में आया तुमको? ठीक है, तो ये हो गया एक रूल का पहला एक्सेप्शन, जहां पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन थी अपने पास में। नंबर 2, अगर तुम्हारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो होता है वो हिट हो रहा है मतलब वो जाने वाला है, मतलब कंपनी बंद होने वाली है, तो ऐसे वाले केस में जो इवेंट चाहे वो ईयर एंड के बाद का होगा, कोई कंडीशन सिचुएशन नहीं भी होगी, फिर भी अपने को अगर गोइंग कंसर्न बंद हो रहा है तो अपने को उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अपन एक चैप्टर इसी में स्टार्टिंग में एक पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसी में उसमें एक सम भी आएगा जिसमें बताऊंगा कि जब बिजनेस बंद होने वाला है तो कैसे अकाउंटिंग होती है, कैसे आप बैलेंस शीट बनाओगे, और बिजनेस चलता है तब कैसे बनाते हो, तो वो उस टाइम पे भी वापस पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये समझिए
कि अगर बिजनेस बंद होने वाला है तो अपने को दिखाना ही पड़ेगा, फिर तो अपने पास कोई ऑप्शन। लॉजिक एकदम सिंपल है, अगर आपका बिजनेस बंद होने वाला है, आपने नहीं दिखाया और लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया अभी कंपनी में, तो डूब जाएंगे ना पैसे उनके। तो समझ में आया? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो एडजस्टिंग होते हैं सीधी बात है, उनको बुक्स में एडजस्ट करना है, और जो नॉन एडजस्टिंग होते हैं उसको बुक में एडजस्ट नहीं करना। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो अपन कहां पे दिखाएंगे? अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट। अरे क्या बोला, समझ में आया? बोलो। डन। अब यहाँ पे ये कॉमन सेंटेंस है, क्योंकि आपका बुक में आंसर तो सीधा है, एक ही लाइन का होगा, एडजस्टिंग की नॉन एडजस्टिंग। उसके लिए कोई 4 मार्क देने से रहा। एमसीक्यूज में आ गए तो दिक्कत नहीं है, बट एमसीक्यूज नहीं आया बाय चांस, तो फिर अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये एक सेंटेंस है जो हम याद करके लिख सकते हैं। अब इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, मैंने बताया था आपको, ये कंपल्सरी याद करना है। बेसिकली कुछ है नहीं, ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद में होते हैं, ठीक है, और अप्रूवल से पहले होते हैं, और वो अगर एडजस्टिंग वाला एडिशनल सिचुएशन या कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ईयर एंड पे, तो अपन उसको एडजस्टिंग बोलते हैं और बुक्स में एडजस्ट करते हैं। क्या बोला, समझ में आया? अरे हाँ कि ना? क्या हुआ, तुम्हारी ट्रेन लेट हो गई? ठीक है, अब तक हमने ये पढ़ा था। बताओ तो फिर, जिसने पढ़ा है घर पे जाके, उसको किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। वो कहाँ रह गया विश्वजीत? ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं कि आगे जो क्वेश्चन कर रहे थे अपन। अच्छा, क्वेश्चन का मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वापस, कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, थेफ्ट हुआ था कैश का, बट वो थेफ्ट कब हुआ है बेटा? जैन में। और डेट कब हुआ है? मई में। तो 31 मार्च तो कोई पता ही नहीं था अपने को, बट क्योंकि फ्रॉड का केस है तो अपने को कंपल्सरी दिखाना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन अपने पास में? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। नंबर 2, यहाँ पे क्या हुआ था कि 15 लाख का एक डेटर्स था, हमने उसके ऊपर केस किया था, और अभी उसके ऐसा लग रहा है कि उसके पैसे आने के चांस कम है, तो क्या हम थोड़ा प्रोविजन बनाएंगे, पूरा बनाएंगे? पूरा। उसके बाद में यहाँ पे क्या था कि एक डेटर्स है, ठीक है, उसका रिकवर होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट कितना होगा कितना नहीं होगा वो पता नहीं है, तो हम अमाउंट क्वांटिफाइड नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। तो ये बोलता प्रोविजन मत बनाओ। क्यों नहीं बनाएंगे भैया? प्रोविजन तो बनता है एस्टिमेट बेस पे है, वो रियल होना जरूरी। ठीक है। फोर्थ वाले में ऐसा था कि आपने अप्रैल में एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। क्या किया आपने कंपनी में? अप्रैल में बेटा, तूने अप्रैल में इन्वेस्टमेंट किया है, तो मार्च को तो मुझे पता ही थोड़ी था कि इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया? नॉन एडजस्टिंग हो गया। बट क्योंकि इंपॉर्टेंट अमाउंट है तो अपन कहाँ पे दिखाएंगे? अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट में। हाँ, मैं क्यों अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट बोलता हूँ? क्योंकि जरूरी नहीं कि आप हमेशा कंपनी हो गए, आप कभी कंपनी, कभी पार्टनरशिप फर्म, कभी ट्रस्ट भी हो सकते हो। फिर आप, अगर आपने ऐसा बोल दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट और सामने ट्रस्ट का क्वेश्चन आया तो गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा लिखना है अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट, ठीक है, ताकि उसमें सब आ गया, जो अप्रूव करेगा उसका रिपोर्ट। फिफ्थ वाले में क्या था सर? इसमें क्या था कि आप पाइपलाइन बिछा रहे हो और आपको एक बड़ी चट्टान मिल गई, उसको तोड़ना है, खर्चा बढ़ गया, बट ये जो चट्टान मिली है ये आपको अप्रूवल के बाद में मिली है, तो अब इसका कोई इलाज? क्योंकि हम बात करते हैं ईयर एंड के बाद में, बट बिफोर अप्रूवल उनकी बात करते हैं, अप्रूवल के बाद वाला कुछ है ही नहीं। फिर भी अगर इंपॉर्टेंट है, बड़ा खर्चा है, तो एक जगह पे दिखा सकते हो, उसमें कोई रोक है ही नहीं। कौन सी जगह पे है? अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट, उसमें दिखा सकते हो। ये अपना विश्वजीत वाला, कि एक मेरा डेटर्स था जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में था, उसके उधर भूकंप आ गया, हमको पता चल गया, बेचारे के पास इंश्योरेंस कुछ भी नहीं था, तो पैसा डूबने के चांस थे और बाद में डूब गए। तो डूबने के चांस तो पहले ही थे और बाद में डूब गए, तो कंफर्मेशन मिले है, तो ये तो कौन सा हो गया? एडजस्टिंग, दिखाना पड़ेगा बच्चों। फिर इसमें 3 पॉइंट थे कि एक तो डिविडेंड था, इक्विटी डिविडेंड, वो ईयर एंड के बाद में डिक्लेयर हुआ है, तो हमको पता है जो ईयर एंड के बाद में डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो नॉन एडजस्टिंग होता है, तो नॉन एडजस्टिंग, बट कहाँ पे दिखाएंगे? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नोट्स टू अकाउंट में। तो अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आ गया और उसमें लिखा था कि एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, ठीक है, तो आपको क्या दिखाने का है? नॉन एडजस्टिंग। बट ऐसा आ गया एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, फिर अगर नॉन एडजस्टिंग बट डिस्क्लोजिंग नोट्स,
तो फिर आपको लिखना है डिस्क्लोज इन नोट्स। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में नंबर 2 में क्या है, ये आपका एक कस्टमर है जिसने पैसा लिया और अपने को दिया नहीं। नहीं, अब कैश वॉज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपोजिट बाय द कैशियर। कैशियर था, उसने पैसा ले लिया बट डिपोजिट नहीं किया, तो फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है ईयर एंड के बाद में। तो कोई बात नहीं, फ्रॉड का केस अप्रूवल हुआ नहीं तो आप दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड वाले में क्या था कि आपका है ना कुछ लॉस हो गया बेटा 81 लाख का, तो अगर आप ये मानते हो कि लॉस छोटा है और गोइंग कंसर्न में फर्क नहीं पड़ता है तो ये नॉन एडजस्टिंग हो गया। अगर आप ये मानते हो लॉस बड़ा है और गोइंग कंसर्न पे अफेक्ट हो रहा है तो ये क्या हो गया, एडजस्टिंग। तो फिर 8 वाले में क्या था कि एक डेटर्स था जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में था, 8 लाख रुपए मांग रहे थे, हमने 25% का प्रोविजन बनाया, बाद में पूरा पैसा डूब गया, तो अभी क्या पूरा लॉस प्रोवाइड करेंगे? हाँ, यहां तक अपन ने पढ़ा था। बताइए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है बेटा? अब सीधी बात है, 4 पॉइंट में तुमको ज्यादा पंचायती नहीं करनी है, मेन टू मेन आंसर लिखना है फटाफट, एक छोटा सा रीजन साथ में और मेन आंसर, नॉन एडजस्टिंग एडजस्टिंग जो भी है। करें शुरू। टी लिमिटेड क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, every year on 31st March. The financial statement for the year ended 31st March 2020 are to be approved by the approving authority on 30th June. तो तुम्हारा जो अप्रूवल वाला डेट है वो कौन सा है? 30th जून। During the first quarter of 2021, the following event transaction has taken place. The accountant of the company secure guidance for the following. Number 1, T Limited has an inventory of 50 stitching machine costing 5,500 per machine on 31st March 2020. On 31st March 2020, the company is expecting heavy decline in the demand in the next year. The inventories are valued at cost or NRV, whichever is lower. During the month of April, due to the fall in the demand, the price have gone down drastically. The company has sold 5 machines during the month at a price of 4,000 per machine. अब ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा। इसमें कैसा है, एक दूसरा AS भी आता है, AS2 कौन सा आता है बेटा? ठीक है, अब जो लोगों ने पढ़ा है उनको थोड़ा समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट में दिखा देता हूँ, जो लोग फाउंडेशन से है उन्होंने कहीं ना कहीं पे इन्वेंटरी करके चैप्टर पढ़ा था, तो तुमको ये तो पता होगा इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, हमेशा इस पे वैल्यू होती है। तो जो इन्वेंट्री होती है वो हमेशा कॉस्ट और NRV बीच लोअर पे होती है, बराबर है। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि आपकी कॉस्ट जो थी वो थी 5,500, कितनी कॉस्ट थी बेटा? ठीक है, पर मशीन। और बाद में कंपनी को ऐसा लगता है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी, बराबर है। और बाद में इसने कुछ टाइम के बाद में अप्रैल में वो मशीन 4,000 पे बेची है। कितने पे बेची है? अब मुझे बताओ, ईयर एंड से पहले लग रहा होगा अपने को कि अपनी मशीन अच्छी है तो उसकी NRV 5,500 से हाई होगी, तो अपन ने पहले 5,500 पे दिखाया होगा। अभी अपने को पता चल गया कि मशीन घटिया निकली और अब इसकी वैल्यू डाउन हो गई है, तो ईयर एंड में अभी तक अप्रूवल हुआ नहीं है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मुझे बताओ, क्या मुझे 5,500 पे दिखाना चाहिए कि 4,000 पे दिखाना चाहिए? क्या बोला, समझ में आया? क्योंकि अपने को अप्रैल में कंफर्मेशन हो गया ना 4,000 में सेल की है, तो रियल में उसकी NRV 5,500 ज्यादा हो ही नहीं सकती, 4,000 ही होगी। तो अपन जो दिखाएंगे ईयर एंड पे कौन से पे दिखाएंगे? 4,000। क्या बोला, समझ में आया? देखो, आप इन्वेंट्री दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो तुम? इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। अब ऐसे इन्वेंट्री को मारो गोली, आप ऐसे समझिए, मैं एक शॉप वाला हूं, मेरी दुकान है, उसमें मेरे पास एक iPhone 14 पड़ा है। क्या पड़ा है बेटा? iPhone। ये इसकी कॉस्ट है 50,000 रुपए, मैंने 50,000 में लिया है। नॉर्मली मुझे कॉस्ट और NRV बीच भी लोअर पे दिखाना चाहिए, ठीक है, प्रूडेंस के हिसाब से। अब मान लेते हैं मेरा ईयर एंड हो गया, ईयर एंड के बाद में 10 दिन के अंदर iPhone 15 आ गया, और 5 दिन के बाद iPhone 16 आ गया, और 10 दिन के बाद iPhone 17 आ गया, तो इसकी जो प्राइस है वो तो गिरेगी। अब इसकी प्राइस गिर के हो चुकी है 30,000 रुपए। अभी तक मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन नहीं हुए,
तो मुझे बताओ, जब मैं अपना इन्वेंटरी दिखाऊंगा तो क्या मुझे 50 पे दिखाना चाहिए, 30 पे दिखाना चाहिए? 30 पे, क्योंकि मुझे पता है इसकी एनआरवी तो कम ही है। एनआरवी का मतलब होता है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल प्राइस, तो ये प्राइस एस्टिमेटेड होता है ना ऐसे भी। तो अभी अपने को कंफर्म होगा कि इतने में सेल होगा, तो क्या अपन 50,000 पे दिखाएंगे, 30 पे दिखाएंगे? 30 पे, तो मैं इन्वेंटरी 30 पे दिखाऊंगा। अरे क्या बोला, समझ में आया? अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि मैं जब इन्वेंटरी दिखाऊंगा 31 मार्च को, तो क्या मैं पूरी 50 मशीन दिखाऊं कि 45 दिखाऊं? क्योंकि 5 बेच दी अपने अप्रैल में, तो 31 मार्च को मैं 50 दिखाऊंगा मशीन की, 45 दिखाऊंगा? गलत, 50। क्यों? हमने बेची 31 मार्च को कि अप्रैल में? तो मार्च को तो अपने पास में 50 ही थी ना, तो मार्च को 50 से 50 से दिखाएंगे। सिर्फ वैल्यू अपन बाद वाला कंसिडर करेंगे, बट जितनी मशीन थी वो, अब मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, 5 बच्चे अप्रैल में निकल गए। अब मेरे मेरे पास कोई आके मुझे पूछ रहा 31 मार्च को कितने बच्चे थे, तो क्या मैं 45 बोलूंगा, 50 बोलूंगा? 50। नहीं समझे? बैलेंस शीट कब बन रही है? 31 मार्च को बन रही है, तो मशीन तो 50 ही आएगी। 31 मार्च को मशीन 50 ही थी। हम बात करें पर मशीन की वैल्यू की। अब वैल्यू में क्या होता है, इन्वेंट्री का रूल ये है, इससे भी दे रखा है कि कॉस्ट और एनआरवी बीच में लोअर लेना है। कॉस्ट हमको पता है 5,500, एनआरवी हमको उस टाइम का नहीं पता, बट अगले महीने का पता है कि सेल की अपन ने तो 4,000 में, तब उसकी एनआरवी कितनी होगी? 4,000। तो जब मैं लूंगा तो मैं 5,500 पे लूँ कि 4,000 पे लूँ? 4,000 पे। तो मेरा जो इन्वेंट्री आएगा वो 50 मशीन इंटू 4,000, 2 लाख का इन्वेंट्री मेरा आएगा। तो समझा मैं क्या बोला? ऊपर से गया। वैसे जब ये तुम्हारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो जाएगा तो मैं वापस करा दूंगा लिंक उसको, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले वाला का तो हो गया, तो इसका आंसर भी देख लेते साथ साथ में। सिंस ऑन 31 March 2020 T Limited has expecting a heavy decline in the demand of the stitching machine. Therefore, decline in the value during the April 2020 will be considered as an adjusting event. Hence, T Limited need to be adjust the amount recognized in its financial statement with respect to the WRT, with respect to NRV at the end of the reporting period. Accordingly, inventory should be written down to 4,000 per machine. Total value of the inventory book will be on 50 machine into 4,000. कितना होगा बेटा? 2 लाख। क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है 31 मार्च को। 31 मार्च को हमारे पास में 45 नहीं थी, 50 मशीन थी, तो 50 आएगी। क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो आगे वाला, ये वाला तुम बताओगे और ये वाला भी तुम बताओगे। देखो पढ़ो। A fire has broken out in the company godown on 15 April 2020. The company has estimated a loss of 25 lakh, of which 75% is recoverable from the insurance company. तो वैसे तो लग रहा है कि नॉन एडजस्टिंग है क्योंकि 75% हो रहा है, बट फिर भी अपन को रिस्क नहीं लेना है। अपन तो दोनों एग्जाम में आंसर लिखेंगे, अपने को सेफर साइड खेलने का दोनों। या फिर लिख रहे हो आप तो आपको ये लिखना है कि गोइंग कंसर्न की अजम्पशन इसमें वैलिड है, तब अपन नॉन एडजस्टिंग बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसा नोट लिख देना। कैसे लिखेंगे वो देख लो शॉर्ट में। A fire took place after the balance sheet date during the 2021 financial year. Hence, the corresponding financial of 1920 financial should not be adjusted for the loss occurred due to fire. However, ये देखो पहले इसने क्या बोला कि नॉन एडजस्टिंग हो गया, अब however करके इसने क्या किया, क्वेश्चन घुमा दिया। क्या बोलता है? However, in this circumstances, the going concern assumption will be evaluated. In case the going concern assumption is considered to be appropriate even after the occurrence of fire, no disclosure of the same is required in the financial. इसने बोला अप्रोप्रिएट है तो आपको कोई डिस्क्लोजर देना नहीं है, बट अगर मान लो इनअप्रोप्रिएट बोलते हो तो ऐसे वाले केस में यू हैव टू एडजस्ट, क्या डिस्क्लोज। क्या बोला, समझ में आया? तो ऐसे आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, the company has entered into a sale agreement on 30th March 2020 to sell a property for a consideration of 7,50,000 which is being carried in the books at 5,50,000 at the end of the year. तो आपकी बुक्स में उसका वैल्यू 5,50,000 था, आपने 7.5 में बेच दिया, तो गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन, बराबर है। The transfer of risk and reward and the sale is complete in the month of May. अब यहाँ पे ये दिक्कत वाली बात है, यहाँ पे इसने क्लियर वर्ड यूज किया, रिस्क एंड रिवॉर्ड इसके ट्रांसफर तब नहीं हुए थे।
ठीक है। अब इसमें एक AS9 का रेफरेंस आता है, वो क्या बोलते हैं, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है तभी आपको चीजें करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड 31 मार्च से पहले हुए कि बाद में हुए, बाद में। अगर ये रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली लाइन नहीं लिखी होती ना तो मैं इसको एडजस्टिंग बोल देता, क्योंकि तुमने सेल तो किया, ये तो पता ही है, तो बराबर है। बट इसने क्या बोला है, रिस्क एंड रिवॉर्ड वो है, वो ट्रांसफर अभी तक हुए, खुद ही बोल रहा है, सेल भी कंप्लीट बाद में हुआ है। ठीक है। तो और ये बोल रहा है व्हेन कन्वेंस एंड पोजीशन गेट कंप्लीट, तो पोजीशन और कन्वेंस भी बाद में मिला है। तो मुझे बताओ ये कौन सा इवेंट होगा, एडजस्टिंग की नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग, बराबर ना, एडजस्टिंग। Since the transfer of risk and reward and sale was completed in the month of May, when the conveyance and possession got completed, no revenue should be recognized with the respect to the financial statement in 2019 and 20। क्या बोला, समझ में आया? क्योंकि आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हुए नहीं है 31 मार्च तक, इसके लिए अपन इसको नॉन एडजस्टिंग बोलते हैं। हाउएवर मैंने पहले ही बोला था कि आप इसका क्या दे सकते हैं, डिस्क्लोजर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वाला, the company has received during the year 1819 a government grant of 15 lakh for a purchase of a machine. The company has received a notice for the refund of the said grant on 15 June 2020 due to the violation of the sum of the condition of the grant during 1920। अब बताओ क्या हुआ, 1819 में आपको गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिला, ठीक है। 15 जून को अपने को नोटिस मिला है कि अपन ने 19-20 में, लास्ट ईयर में कुछ वायलेट की थी कंडीशन इसके लिए। तो बताओ क्या ईयर एंड में 31 मार्च 20 को उस रिफंड को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आया तुमको? नहीं आया, समझो। अरे भैया देख, ये यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं। सबसे पहले ये बोला कि 18-19 करते, अब आप ये समझिए, आपका 18-19 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019। इसमें आपको ग्रांट मिला, कुछ गवर्नमेंट से पैसा मिला। अरे क्या बोला, समझ में आया? फिर आगे क्या बोलते, ध्यान से सुनना। 15 जून 2020 का मतलब होता है, जैसे ये 31 मार्च 2020 हो गया, 15 जून इधर आता है, इधर ये 15 जून 2020 है बेटा, ये 15 जून है। इधर अपने को नोटिस मिला है, क्या मिला अपने को? ये नोटिस बोलता है कि इस साल, ये साल के एंड में हमने कुछ कंडीशन वायलेट की थी, उसके वजह से नोटिस मिला है। तो ये बोल रहा है कि जब यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च की, तो मुझे बताइए क्या उसमें ये डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना? बताओ क्या लगता है तुमको, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सोच के बोलना ना। अब क्वेश्चन समझ में आया ना क्या हुआ है, क्यों करना चाहिए? अब देखो मैंने क्या बोला, अगर किसी की कंडीशन सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी और बाद में कंफर्मेशन हुआ है तो अपने को एडजस्टिंग इवेंट बोलता करना चाहिए। अब मुझे बताओ ये कंडीशन वायलेट किसी और ने की है कि तुमने की है? किसी और ने की है, हमने की है। क्या बोला, समझ में आया? और जब साला हम ही रूल तोड़ दे तो हमको तो मालूम ही होगा ना। अरे रूल किसी और ने तोड़ा कि मैंने तोड़ा है? नहीं समझे? अभी देखो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि यहाँ पे मान लो क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वाले कुछ ये होते हैं ना, बोला ये रखो, हमने नहीं लगाया मान ले, तो अब नहीं नोटिस आ गया मुझे, तो मुझे तो मालूम ही था ना नोटिस आ सकता है, क्योंकि रूल था और हमने माना नहीं, तो हमको तो पता ही था ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे ये क्या हो गया, ऐसे बोल सकते। तो आपको जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो वो विद कंडीशन मिलता है, आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की और बाद में 2 महीने बाद नोटिस आ गया, तो 31 मार्च को तो मालूम ही होगा ना कि आपने कंडीशन पूरी की। तो अपने लिए ये क्या हो गया, ऐसी बात तो है ही नहीं, हमको पता ही था, हमने ही कंडीशन पूरी नहीं की है। तो क्या अपने पास में 31 मार्च को कुछ कंडीशन या सिचुएशन था कि नहीं था, कैसा हो सकता है, था? आप घर से निकले बिना हेलमेट के, आगे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, क्या बोला, समझ में आया? और बोले अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं मालूम था? तुम जहां पे रह रहे हो वहां पे रूल है हेलमेट पहन के निकलने का, तुमने पहना नहीं है और तुम जा रहे हो, बाद में पकड़े गए,
तो तुम ऐसा थोड़ी बोल सकते मेरे को तो मालूम, पुलिस वाला तो आप बोले अरे सर मेरे को तो मालूम ही नहीं था ऐसा हेलमेट पहनना रहता है। क्या बोला, समझ में आया? तो क्या वो चीज अपने को मालूम थी कि नहीं थी? तो अब क्या कंडीशन सिचुएशन, अब अपन ने किया है, अपने को पता ही होगा। अब ये एडजस्टिंग होगा नॉन एडजस्टिंग होगा? एडजस्टिंग। समझे? हाँ, किसी और ने कंडीशन वायलेट किया होता, उसकी वजह से हुआ होता तो वो अलग बात थी, हमने कंडीशन वायलेट किया ना, तो प्रूफ क्या चाहिए? खुद ही प्रूफ है अपने आप पे, तो कंपनी को पता ही होगा। तो देखो इसका आंसर क्या है। since the notice has been given, yeah, since the notice has been received after 31st March but before approval, ठीक है, 30th June, the said grant shall be adjusted in the financial statement for the financial year 1920 because the violation of the condition took place in the financial year 1920 and company must be aware of it। उसको मालूम ही होगा ना, उसने नहीं किया, फिर ये एडजस्टिंग हो गया। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जब कोई दूसरा कंडीशन तो रूल तोड़ता है ना, तो अपने को मालूम नहीं होता है, अपन ने तोड़ा है ना। अरे भाई बाइक लेके तुम्हारा कोई फ्रेंड आया होता, वो बिना हेलमेट आया होता, तुम पीछे बैठे होते और उसको पकड़ लिया होता, तो तुम बता रहे मुझे मालूम ही नहीं था कि ये ऐसा आएगा। तुम ही बाइक लेके निकले हो, हेलमेट तुम्हारे पास ही नहीं है, फिर मुझे पता ही नहीं था हेलमेट लगाना होता है, ये तो थोड़ी चलेगा। आप ट्रेन में चढ़ के बिना टिकट के, टीटी ने पकड़ लिया, अब तुम अरे टिकट लेना होता है क्या, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, तो टीटी क्या बोलेगा? सुनेगा तुम्हारी बात? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बच्चे को मालूम नहीं होगा टिकट लेना होता है, ऐसा करेगा? क्या बोलेगा? वो नहीं मालूम तुझको पता, तू गलत ट्रेन में चढ़ गया, तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। आप मान लो किसी और ट्रेन में चढ़ना है, आप किसी और में भी चढ़ गए, तो टीटी छोड़ता है क्या? पेनल्टी तो वसूल करेगा ना, तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजस्टिंग हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट थे इसके अंदर, बताओ किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हैं। पहला पॉइंट क्या था, वापस देख लेते हैं। इसमें आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना था। नॉर्मली इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल होता है कॉस्ट एनआरवी विच एवर लोअर, एनआरवी हमेशा एस्टिमेट वैल्यू होता है, और हमको ईयर एंड के बाद में बट बिफोर अप्रूवल हमको पता चल गया कि चीज घटिया निकली, इसकी एनआरवी कम है, तो हमको एनआरवी को कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक अप्रूवल हुआ। क्या बोला, समझ में आया? अभी मान लो नीचे से कोई सामान मंगाना है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना पैसा जाएगा, तो मैंने इसको 100 रुपए का नोट दे दिया। क्या बोला, समझ में आया? पर अभी कोई बच्चा आया, बोला सर वो सामान तो 80 रुपए में मिल रहा है, मैं लेके आया, तब मैं इसको 100 दूंगा कि 80 दूंगा? क्या बोला, समझ में आया तुमको? तो एनआरबी होता है, एस्टिमेट ही होता है, अब बाद में सही पता चल गया इतने में होगा, तो फिर अपन सही कर लेंगे ना उसको, क्योंकि अभी तक अप्रूवल हुआ, सही कर लेंगे, इसके लिए अपन ने एनआरबी ली यहाँ पे। नंबर 2, इसमें क्या होता है बेटा कि आपने एक फायर लगी है, आग लगी है, बट क्योंकि 25 लाख में से 75 तो रिकवर हो जाएगा, तो ये ऐसे मानता है कि क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट रहेगी, चलेगी, इसके लिए अपन इसको नॉन एडजस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे इसने 30 मार्च को ना एक प्रॉपर्टी सेल कर ली है, सेल अग्रीमेंट बनाया है बेसिकली, बट उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड और पोजीशन वगैरह सब ट्रांसफर हुआ नहीं है। ऐसे वाले केस में क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ये क्या हो गया, नॉन एडजस्टिंग। अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट ग्रांट था, वो अपने को मिला था, बट क्योंकि हमने कंडीशन पूरी नहीं की थी, इसके लिए कुछ टाइम के बाद रिफंड देना पड़ा, तो हमको मालूम ही था कि हमने कंडीशन पूरी नहीं की है, इसके लिए अप्रूवल से पहले हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग। डन। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, 1 2 3 3 लिख रहे, अपने अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख दो, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग सोच लो, फिर अपन देखते हैं कि क्या तुमने क्या सोचा, रियल आंसर क्या है। Surya Limited follow the financial year from April to March. It has provided the following information. A suit against the company advertisement was filed by the party on 5th April claiming damage of 5 lakh. अब यहाँ पे देखो, एक कंपनी ने अपने ऊपर केस किया है, क्या किया अपने ऊपर केस, बेसिकली ये पार्ट है कंटिजेंसी का। किसका पार्ट है? उसमें क्या होता है कि अगर कोई इवेंट ऐसा होता है जिसमें अपने को पैसा देना पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, उसको अपन कंटिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिजेंट लायबिलिटी। बट वो अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, प्रोविजन क्रिएट करना है नहीं करना है, वो सब कहाँ पे पढ़ेंगे, AS 29 में। तो अभी इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते। नंबर 2, अ कंपनी सेंड अ प्रपोजल
to sell an immovable property for 45 lakh in March 21. The book value of the property is 30 lakh. However, the deed was registered on 15 April. अब ये तुम बताओ तो मैं मानो, बताओ ये एग्जिस्टिंग है नॉन एग्जिस्टिंग है? आपके सामने एक प्रपोजल आया था ईयर एंड से पहले, आपने सेल किया है प्रॉपर्टी को और डीड जो रजिस्टर किया है वो की है 15 अप्रैल को, तो ये एग्जिस्टिंग है कि नॉन एग्जिस्टिंग है? क्या लगता है ये आपको, क्या ये एग्जिस्टिंग है कि नॉन एग्जिस्टिंग है? कितने लोगों को लगता है ये नॉन एग्जिस्टिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितने लोगों को लगता है ये एग्जिस्टिंग है? 1 2 3 4 5 6, ऐसा इंस्टॉलमेंट में हाथ कैसे आते हैं? चलो ठीक है, आप मुझे बताइए क्या प्रपोजल को आप कंडीशन सिचुएशन एविडेंस मान सकते हो नहीं मान सकते? कोई प्रपोजल को क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्री को परचेज करने का प्रपोजल भेज सकता हूं? मैं अंबानी जी को एक मेल तो कर सकता हूं ना प्रपोजल में, अंबानी जी रिलायंस बेचता है क्या, 150 रुपया देगा? मेरी मर्जी ना, मैं तब भेज तो सकता ही हूं। तो क्या प्रपोजल तो अपन कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, अग्रीमेंट हुआ होता, डीड हुई होती तो सही था, बट नॉट अ प्रपोजल। प्रपोजल तो कोई भी भेज सकता है। क्या बोला, समझ में आया? आप भी मुझे मेरे पैसे सीएफ बेचते हो क्या, 150 रुपए देगी? क्या बोला, समझ में आया? तो बोल तो सकते हैं ना, इसमें क्या हुआ? प्रपोजल तो कोई भी कर सकता है, तो क्या प्रपोजल को अपन एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं? नहीं। हाँ, सेल डीड हुई होती, सेल अग्रीमेंट हुआ होता तो अपन कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको नॉन एग्जिस्टिंग बोलेंगे क्योंकि उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। क्या बोला, समझ में आया? प्रपोजल विल नॉट कंसीडर लाइक एविडेंस। तो अब इसका आंसर देख लो। पहले वाला तो मैंने बोला कि ये तो अपन अलग इवेंट है, तो इसको छोड़ो। दूसरा वाला देख लो। In this case, no adjustment to asset and liability is required as the event does not affect the determination and condition of the amount stated in the financial statement for the year ended 31st March 2021. There was just a proposal before 31st March 21 and hence sale cannot be shown in the financial statement for the year ended 31st March 2021. Sale of immovable property is an event occurring after the balance sheet date and is a non-adjusting event. अगर इस प्रपोजल के आगे लिखा होता, प्रपोजल में लिख के ऐसा लिखा था सेल एग्रीमेंट या सेल डीड, तो अपन एडजस्टिंग बोलते थे। क्या बोला, समझ में आया आपको? किसी को डाउट है इसके अंदर तो बोलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। The terms and conditions for the acquisition of business of another company have been decided by the end of March. आपने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली है, ठीक है, 31 मार्च तक हो चुका है सब कुछ। बट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर अरेंज इन अप्रैल, बट पैसा आपने अप्रैल में दिया है। अब मुझे बताइए क्या है एडजस्टिंग हुआ कि नॉन एडजस्टिंग हुआ? एडजस्टिंग, क्योंकि वी हैव द कंडीशन सिचुएशन, हमने भी एग्री किया, उसने भी एग्री किया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गई, इसके लिए हम इसको एडजस्टिंग बोलेंगे। In the given case, terms and conditions for the acquisition of business were finalized before the balance sheet date and carried out before the closure of the books of account, but transition for the payment of the financial resources were affected in the April 21. Hence, it is an adjusting event and necessary adjustment to asset and liabilities for the acquisition of the business is necessary in the financial statement for the year ended 31st March 2020. क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो लास्ट वाला, इसको तुम बताना, तुम बताओ पहले पढ़ के। चलो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग क्यों चिड़िया चुग गई खेत? अरे बराबर ना। अब भाई चिड़िया चुग गई खेत, अब तो क्या अप्रूवल हो गया, अब तो बांट दी, अब वापस थोड़ी ले सकते हैं। अब भाई तुम शेयर होल्डर हो, हमने मीडिया में न्यूज में पब्लिश कर लिया, फिर बोला अरे गलती होगी, वापस दो वापस दो, ऐसा मांग सकते हैं? अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो अगले साल बराबर ना। फिर भी अगर इंपॉर्टेंट तो डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखा दो, और तो कुछ नहीं कर सकते।
तो देखो, ओनली दूस इवेंट विच अगर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन द विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड may indicate the need for adjustment to assets and liabilities at the balance sheet date or may require disclosure. In the given case, as the theft of the cash was detected after the approval of the financial statement, no adjustment is required. Hence, it is a non-adjustment. बोलो, किसी को भी डाउट है इसके अंदर तो आप बोल सकते हैं। एक बार वापस इसको देख लेते हैं। पहले केस मैंने बोला कि इसमें ना IAS 29 की बात है, तो अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं अपन। ओके, इसमें क्या है कि जो ईयर एंड के बाद में अपने ऊपर केस होता है ना, उसको हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? और उसको नोट्स अकाउंट में दिखाते हैं, वो IAS 29 में पढ़ेंगे अपन, उसको छोड़ो। दूसरा क्या है, कंपनी के पास में प्रपोजल आया है, प्रपोजल विल नॉट बी कंसिडर्ड लाइक एविडेंस, तो उसको अपन नॉन एग्जिस्टिंग बोल देंगे। थर्ड वाले में क्या है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी डिसाइड कर ली है मार्च में ही, और बाद में तो सिर्फ पैसा दिया है, तो जब टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि वो एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा होता है। प्रपोजल तो एक तरफा भी होता है ना, एक भेज भी सकते हैं। अरे प्रपोज तो कोई भी मार सकता है ना, मानो। बराबर ना भावेश? प्रपोज तो कोई भी मार सकता है। तू भी क्या लगा, दीपिका पादुकोण देखा, बोला प्रपोज मार दिया, मार तो सकता ही है ना, है ना? रणबीर कपूर देखा है, रणबीर सिंह ना, नहीं देखा? नहीं जानता? नहीं जानता तो रणवीर सिंह को नहीं जानता? हॉलीवुड में आए ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं? सलमान खान हो जाता है, क्यों भाई, ये बॉलीवुड का ही है ना, ऐसा भेदभाव। गुडविल है सलमान खान का किस चीज में? चलाने में, कार चलाने में, शिकार करने में, बराबर ना? चलो ठीक है, अब सुनना। तो यहाँ पे जो है ना थेफ्ट ऑफ कैश हुआ है, वो ऑब्वियसली अप्रूवल के बाद में हुआ था, कुछ नहीं कर सकते अपन उसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, state with the reason how the following event would be dealt within the financial statement of Hari Limited for the year ended 31st March 2022. Accounts were approved on 25th July. Check dated 31st March 2022, collected in the month of April 22. All checks are presented to the bank in the month of April 22 and are also realized in the same month in the normal course of the after deposit in the bank. अब आपने मुझे फीस का चेक दिया, ठीक है, वो सारे चेक मुझे कब मिले बेटा? अप्रैल में। हालांकि डेट सब पे 31 मार्च थी, बट मैंने डिपॉजिट भी अप्रैल में की है और क्लियर भी अप्रैल में हुआ है, तो क्या 31 मार्च को मुझे उसको शो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। 31 मार्च को ना तो चेक थे, ना अपने डिपॉजिट किया है, कुछ भी नहीं है, तो क्या उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सिर्फ चेक पे डेट होने से कोई होने वाला, तो ये कौन सा इवेंट हो गया? एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। Collection of the check after the balance sheet date is not an adjusting event, even if the checks bear the date of 31st March. The recognition of checks in the hand is therefore not consistent with the requirement of AS4. Moreover, the collection of the check after the balance sheet date does not represent any material change or commitment affecting the financial position of the enterprise, and no disclosure of such collection in the data report is necessary. देखो, अगर मुझे चेक पहले मिले होते 31 मार्च को, तो मैं इनको दिखाता चेक इन हैंड, क्या दिखाते अपन? बट मुझे चेक मिले कब है? 31 मार्च के बाद में। सिर्फ उस चेक पे डेट पहले की थी, बट मिले भी बाद में है, तो मुझे कहीं पे चेक इन हैंड भी दिखाना नहीं है। चेक इन हैंड तब दिखाता हूं जब मेरे पास 31 मार्च को चेक होते हैं, पर मेरे पास 31 मार्च को चेक थे ही नहीं। मुझे कब मिले? अप्रैल में, और मैंने डाले भी कब है? अप्रैल में, और क्लियर भी कब हुए? अप्रैल में। तो क्या वो चेक इस साल आएंगे, अगले साल आएंगे? अगले साल। इस साल तो उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर चेक मुझे 31 मार्च को मिले होते तो मैं उनको दिखाता चेक इन हैंड नाम से। किस नाम से दिखाता? और ये चेक जो है ना, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस का पार्ट है, तो ये कोई इतना बड़ी वाली बात, अलग बात क्या, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे वाले केस में इसका कोई डिस्क्लोजर भी देना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। बोलो, यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12,
XYZ Limited operate its business into two various segments. Its financial year ended on 31st March 2020 and the financial statement were approved by their approving authority on 50th June. The following material event took place. First, a major property was sold. It was included in the balance sheet at 25 lakh, for which contract had been exchanged on 50th March. The sale was completed on 50th May. Price 26,50,000. तो ये बोल रहा है कि 15 मार्च को आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बराबर है, और प्रॉपर्टी जो है आपकी उसकी बैलेंस शीट में वैल्यू थी 25 लाख और आपने बेचा है 26,50,000 में, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट होता है। तो ये बोल रहे हैं क्या उसको 31 मार्च को प्रॉपर्टी को दिखाना चाहिए कि बेचा हुआ दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपनी दिखाओ कि बेची हुई दिखाओ? बेची हुई। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, ऐसा तुम बोल रहे हो। चलो, द सेल ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी ट्रीटेड एज एन एग्जिस्टिंग इवेंट। कौन सा इवेंट होगा बेटा ये? सिंस कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन एक्सचेंज प्रायर फॉर द ईयर एंड, द इफेक्ट ऑफ द सेल शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडेड 31st March 2020। द प्रॉफिट ऑफ द सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज 1,50,000 वुड बी कंसीडर। तो आपको सेल की एंट्री मान लेनी है ईयर एंड में, ठीक है। जिसको बेचा उसके नाम को डेबिट कर लेंगे, टू मशीन हो जाएगी और टू प्रॉपर्टी प्रॉफिट आ जाएगा। आप ऐसा दिखाओगे, मान लो आपने किसको बेचा, नाम दे रखा है नहीं, आप ऐसा दिखाओगे जिसको बेचा है, जो भी पार्टी रहेगी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू मशीन या टू प्रॉपर्टी जो भी रहेगी और टू प्रॉफिट ऑन सेल, ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो ईयर एंड में वो प्रॉपर्टी आपकी बैलेंस शीट में से हट जाएगी और प्रॉफिट तुमको दिख जाएगा। ऐसे होता है ना सेल में। सेल में क्या होता है, असेट चली जाएगी और प्रॉफिट दिखाएंगे या लॉस जो भी हो दिखाएंगे। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है तो आप प्रॉफिट दिखा देंगे ईयर एंड में, खत्म होगी और प्रॉपर्टी निकाल दो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को तो अपन जब अपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको तो एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं ना, इसके लिए एग्जिस्टिंग इवेंट हो गया। नंबर 2, ऑन 2nd April 2020 a fire completely destroyed a manufacturing plant of the entity. It was expected that loss of 10 million would be fully covered by the, तो तुम्हारे इसमें कौन सा इवेंट होगा? नॉन एग्जिस्टिंग, क्योंकि पूरा इंश्योरेंस से कवर है अपना, ठीक है। तो देख लो आंसर। The event is non-existing event since it occurred after the balance sheet date and does not relate to the condition existing at the year end. However, it is necessary to consider the validity of going concern assumption having the regard to the exchange of insurance cover. Also, since it is said that loss would be fully recoverable by the insurance company, the fact should be disclosed by way of notes. नोट्स में दिखा सकते हैं, वो लॉ में लिखा हुआ कि ऐसे वाले केस में अगर है तो आप नोट्स में दिखा के अपने यूजर को दिखा सकते हो कि ये पैसा हमको मिल जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम। बट इवेंट कौन सा होगा? नॉन एग्जिस्टिंग। सी वाला पॉइंट देखो, a claim for damage amounting to 8 million for the breach of patent had been received by the entity prior for the year end. It is the director opinion backed by the legal advice that the claim will be ultimately proved be a baseless, but it is still estimated that it would have involved considerable expenditure on legal fees. Again, this is related to the AS 29. इसमें क्या होता है कि अगर अपने ऊपर कोई क्लेम यानी केस किया है, अगर वो केस हम जीतने के पूरे चांसेस है तो उसे अपन बोलते हैं रिमोट लायबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको, और उसको अपन इग्नोर करते हैं। बट जो उसके ऊपर खर्चा होने वाला है उसका प्रोविजन आते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। कब पढ़ना है? AS 29 में। अभी इसको छोड़ दो, बस इतना ही। बोलो समझ में आया? अब यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, दो तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ट्राई करना, हो जाएंगे सेम जो पढ़ा है वैसे ही है सब, उसमें पॉइंट पॉइंट। देखो उसमें क्या लिखा है, A Limited entered into agreement to sell its plot which is included in the balance sheet at 15 lakh to B Limited for 50 lakhs.
द अग्रीमेंट टू सेल कंक्लूडेड ऑन 15 मार्च एंड द सेल डीड वाज रजिस्टर्ड। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा रिस्क एंड रिवॉर्ड बाद में ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा। पैसे वाले केस में हम ये मानते रिस्क एंड रिवॉर्ड भी पहले हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी अग्रीमेंट बना हुआ है तो इसको अपन कंसिडर करेंगे। तो ये कौन सा इवेंट हो जाएगा, एग्जिस्टिंग। अगर ऐसा लिखा होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड भी बाद में ट्रांसफर हो रहे हैं तो बड़ी चीज है, फिर आपको नॉन एग्जिस्टिंग मानना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रपोजल नहीं है, प्रपोजल तो बात ही खत्म हो गया, फिर तो क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टिंग। डिफरेंस समझ में आया कि प्रपोजल होगा तो उसको कंसिडर करना ही नहीं है। अगर सेल डीड बनती है या सेल अग्रीमेंट बनती है तो उसको कंसिडर करेंगे। बट अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर बाद में हो रहा है तो सेल अग्रीमेंट किया भी कुछ काम का नहीं है। अब इसमें बताओ पहले वाले में कौन सा होगा, एग्जिस्टिंग की नॉन एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग। ठीक है, दूसरा वाला देखो, चेक कलेक्टेड बाय द कंपनी एम्प्लॉइज फ्रॉम कंपनीज ट्रेड रिसीवेबल ऑन और बिफोर 31 मार्च वर प्रेजेंटेड ऑन द पेमेंट फॉर 2 अप्रैल। तो चेक रिसीव तो हो गया बट पेमेंट अप्रैल में हुआ है, तो ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग। चेक है ना बेटा, तो चेक तो जब 2 तारीख को, अब ऐसे मान मेरे स्टाफ को चेक मिला 31 मार्च को, ठीक है, और उसने बैंक में डाला 2 अप्रैल को, तो मेरी जो एंट्री होगी बुक में वो कब होगी, समझ में आया। थर्ड, द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 15%, डिविडेंड डिक्लेयर किया बेटा 10 मई को, तो डिविडेंड तो नॉन एग्जिस्टिंग होता है, बट कहाँ पे दिखाएंगे, नोट्स को अकाउंट में। और वापस आग लगी है बेटा, आग लगी तो लगा दो आग, ठीक है, तो ये हो गया। सेम टाइप का ये भी है, पढ़ लो, ये डाउट है तो बताओ। ये AS29 का हो गया, पहला सूट वाला तो हमने पहले ही देखा है, ठीक है, नॉन एग्जिस्टिंग हो गया पहले वाला तो, ये तो बेटा नॉन एग्जिस्टिंग है ना, मैंने बोला भी था AS29 में पढ़ेंगे। हाँ, नहीं, नेगोशिएशन को नहीं मानते। चलो हो गया, बोलो समझ में आया तुमको ये वाला। ठीक है, अपन मॉड्यूल में से भी देख लेते हैं, यहाँ पे अपन ने 14 क्वेश्चन किए हैं, मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। बुक दिया प्रिंट में।
ठीक है, ये मॉड्यूल है आपका, देख लो इसमें कंटिजेंसीज, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल दिया है, हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इवेंट अगर आपका तो बैलेंस शीट कौन सा होता है, एग्जिस्टिंग इवेंट क्या होता है, नॉन एग्जिस्टिंग क्या होता है, बराबर है, ये हमने देख लिया। डिविडेंड डिक्लेरेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद में किधर क्या एडजस्टमेंट होता है वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में ये वापस एग्जांपल दे रखा है, ये इलस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला वाला आपने किया ही है, लैपटॉप कैश का है, बराबर ना। दूसरा वाला भी किया है कि सामने वाले उधर अर्थक्वेक आ गया, लॉस हो गया, बराबर ना। नहीं, अपने इधर ही आया है, अपने इधर अर्थक्वेक आ गया और लॉस हो गया, तो वही अगर अपना आंसर देखने की, अगर वो बड़ा वाला लॉस है तो एडजस्टिंग, अदरवाइज क्या है, नॉन एडजस्टिंग। उसमें थर्ड वाला भी देख लो, एक डेटस था 15 लाख का, ये भी हम कर चुके हैं सेम वाला सब। उसके बाद में फोर्थ वाला भी कर चुके हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट करना था, ठीक है। फिफ्थ वाला भी देख लो क्या है, ये भी कर चुके हैं, वो पाइपलाइन वाला। और सिक्स वाला भी कर चुके हैं, अर्थक्वेक वाला, सामने वाले डेटस की तरह आया था, बराबर ना, विश्वजीत वाला। ये सेवन वाला भी कर चुके हैं, यहाँ पे वो क्वान्टिफिएबल नहीं होता था, मैंने बोला मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। बस इतने ही थे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला भी कवन कर चुके हैं। अच्छा, इसका आंसर तुम बताना मुझे जरा। नॉन एग्जिस्टिंग है, कितने लोगों को लगता है कि नॉन, हाँ मतलब वही होगा अग्रीमेंट। वो बोल रहा है कि इसको एडजस्टमेंट करेंगे, बराबर ना। ये वो क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड हैज सोल्ड इट्स बिल्डिंग 50 लाख टू बी and has also given the possession to B. The book value of the building was 30 lakh. On 31st March, the documentation legal formalities are pending. The company has not recorded its sale. कंपनी ने बोला सेल को रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब नॉन एडजस्टिंग माना है। तो ये पूछा क्या उसने बराबर किया कि गलत किया, गलत किया, क्योंकि एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग है, एडजस्टिंग है। क्यों, क्योंकि आप सेल कर चुके हो, पोजीशन दे चुके हो, सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। क्या बोला, समझ में आया। तो कंपनी से आपको अग्री नहीं होना है और सेल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और सामने वाला परचेज करेगा, और जब हम सेल रिकॉर्ड करेंगे तो अपने को प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, पढ़ लो आंसर। डन, ये तो छोड़ो, ये तो ये स्टूडेंट कोर्ट केस वाला आ गया, कोर्ट केस वाला भी अपने को नहीं करना है। ये कुछ एमसीक्यूज है, वो भी देख लो भैया। बताओ, पहले का आंसर बताओ। बताओ, एडजस्टिंग, वेरी गुड, होशियार हो गए तुम लोग। चलो दूसरा वाला बताओ।
हम सिर्फ फेवरेबल देखते हैं इवेंट, हम अनफेवरेबल देखते हैं, क्या देखते हैं? दोनों देखते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी, थर्ड वाला। किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है? ऑल ऑफ द अबव, हमने पहले देखा था। चलो फोर्थ वाला। तो सेम आंसर तो बोलो, आंसर भी तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना एमसीक्यूज में। सी, सेल को रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट को बुक करेंगे, बराबर ना? बस इसके साथ में ये एएस क्या होता है? खत्म। बोलो भारत माता की जय।